अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है ना। ब्रीदिंग होता है कि फिजिकल मूवमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज, कि वो वाली फिजिकल मूवमेंट्स हरकत जो कि गैसेस एक्सचेंज के साथ इन्वॉल्व होती हैं वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, वो प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है। अब ब्रीदिंग के हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है ना। पहले है हमारे पास इंस्पायरेशन और दूसरी है एक्सपायरेशन। ठीक है। मतलब ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। कौन कौन से? एक इंस्पायरेशन और दूसरा क्या होता है, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम बोलते हैं इनहेलेशन भी बोलते हैं और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले है हमारे पास ब्रीदिंग क्या है कि फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। आगे इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है एयर गैस को अंदर इनहेल करना बॉडी के अंदर। कहते हैं कि इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि जो आपके पास रिब मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं कि जो रिब्स होती हैं ना वो ऊपर की जाना रेज करती हैं। आपने इस तरह करना है कि जब आप सांस लेते हो ना तो आपने ऑब्जर्व करना है, इस तरह जब करना है तो आपकी जो रिब मसल है ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, वो कंट्रैक्ट करती हैं और रिब्स ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। तो जो आपका डायाफ्राम होता है ना, जो हमने लंग्स के डायग्राम मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो जो डायाफ्राम आपको दिखाया था वो क्या हो जाता है, वो डोम शेप होता है। जैसे ही रिब मसल्स और रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो ये जो डायाफ्राम डोम शेप होता है ये लेस डोम शेप हो जाता है। मतलब ये पहले डोम शेप होता है तो ये फिर क्या हो जाता है कि जब ये कंट्रैक्ट करता है और लोअर्ड हो जाता है वो, मतलब जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो लोअर्ड हो जाएगा। ठीक। और कहते हैं कि जब ये लोअर्ड होता है जो थोरसिस कैविटी का जो एरिया होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब ये थोरसिस कैविटी का एरिया इंक्रीज करता है तो ये जो आपके पास लंग्स के ऊपर जो प्रेशर पाया जाता है वो क्या हो जाता है, कम होता है। दोबारा बात बता रहा हूं कि जो थोरसिस कैविटी होता है जब इसका एरिया बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि जो लंग्स के ऊपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, आपके पास कम हो जाता है। ठीक। तो जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होता है फिर क्या हो जाता है कि लंग्स एक्सपैंड करते हैं जब प्रेशर कम होगा, और जो एयर प्रेशर होगा इस मतलब लंग्स के साथ वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। जैसे ही एयर प्रेशर लंग्स के साथ डिक्रीज होता है तो फिर क्या करती है कि जो एयर आउटसाइड पाई जाती है, मतलब इन्वायरमेंट में एयर पाई जाती है वो लंग्स में मूव करती है। आपको पता है कि आपके पास कोई भी चीज या एयर या गैसेस क्या करती हैं कि हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। अब हमने कहा है कि लंग्स में प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और इन्वायरमेंट में प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो क्या होगा कि जो आपके पास एयर है वो इन्वायरमेंट हायर प्रेशर टू किधर जाएगी, लंग्स, जहां पे प्रेशर कम है। क्यों? ताकि जो दोनों साइड्स पे जो प्रेशर है उसको क्या किया जा सके, इक्वलाइज किया जा सके। ठीक। आगे डेयर स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन में हमारे पास होता है कि इस एक्सीलरेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। इसमें एक्सीलरेशन में ये होता है कि जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती है ना, कि आफ्टर गैसेस एक्सचेंज जो इम्प्योर एयर बाहर जाती है ना, खालिस एयर होती है, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो क्या हो जाता है कि इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट आफ्टर गैसेस एक्सचेंज। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सीलरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक। उसके बाद जो रिब मसल्स होते हैं ना आपके पास वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब इनहेलेशन में क्या होते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं। वहां पे जो इनहेलेशन में क्या होता है कि रिब्स ऊपर की तरफ मतलब उठ जाती हैं, और यहाँ पे ये जब ये रिब मसल रिलैक्स होते हैं तो जो रिब्स होती है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाती हैं। मतलब ये एक तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्ट रिवर्स, थोड़ा थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है। वहां पे क्या हुआ था इनहेलेशन में, रिब्स क्या हुई थी, मसल कंट्रैक्ट हुए थे और रिब्स ऊपर की तरफ उन्होंने मूव किया था। यहाँ पे रिब्स रिलैक्स हो रहे हैं और दोबारा रिब्स की तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहे हैं। आगे है आपके पास जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी रिलैक्स होते हैं। और क्या हो जाता है कि जो पहले डायाफ्राम लेस डोम शेप्ड हुआ था वो क्या हो जाता है, मोर डोम शेप्ड हो जाता है। मतलब वो भी ऊपर की तरफ रेज होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो मूवमेंट हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन में, सॉरी, वो क्या करती हैं कि ये जो थोड़ा चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस होती है, जगह होती है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ही वो
मतलब स्पेस रिड्यूस होती है चेस्ट कैविटी की, तो जो प्रेशर लंग्स के ऊपर है वो क्या हो जाता है आपके पास, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही प्रेशर लंग्स के ऊपर इंक्रीज करता है तो लंग्स फिर क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही लंग्स कंट्रैक्ट करते हैं जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, तो बाहर, लंग्स से बाहर मूव आउट कर जाती है। तो अब कहते हैं कि आपके पास जो ह्यूमन ब्रीथ होता है ना, वो हर, अच्छा, क्या कहते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मतलब रेस्ट पे जब बंदा होता है तो उस वक्त जो ह्यूमन ब्रीथ होता है वो कितना होता है, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में रेस्ट पे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इंसान कितनी दफा सांस लेता है, 16 to 20 टाइम्स। अब वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, कि ब्रेन के अंदर एक रिस्पायरेटरी सेंटर पाया जाता है। उस रिस्पायरेटरी सेंटर को हम नाम बोल देते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। ये आपकी बुक में बेटा नाम नहीं दिया गया होगा, इस नाम को आपने जेन मशीन कर लेना है कि क्या उस रिस्पायरेटरी सेंटर का नाम क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा, जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है और वो किसको कंट्रोल करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम सेंटर होता है जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है, मतलब मेडुला ऑब्लिगेटा, ये सेंसिटिव होता है टू द कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई भी हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं ना, तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं एट ग्रेटर रेट पे, ठीक है। कहते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब आवर मसल सेल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। उसके बाद कहता है कि फिर क्या होता है, नतीजन एज अ रिजल्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, जो कि रिलीज होती है किसमें, फिर ब्लड में, ठीक। उसमें कहता है कि आपके पास जो ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, मतलब नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है कि जो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है उसको वो क्या करती है, स्टिमुलेट्स करती है। क्या, मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर पाई जाती है वो किसको स्टिमुलेट करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन। उसके बाद क्या कहता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या करता है कि मैसेज सेंड करता है किधर किधर, एक तो रिब मसल को सेंड करता है, कौन, रेस्पिरेटरी सेंटर, और दूसरा किसको सेंड करता है, डायफ्राम को, कि किस लिए, ताकि वो क्या कर सके कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ताकि क्यों इंक्रीज करना है रेट ऑफ ब्रीथिंग, ताकि जो ब्लड के अंदर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है, नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा पाई जा रही है, उसको क्या किया जा सके, ब्लड से रिमूव आउट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि डूइंग एक्सरसाइज और हार्ड फिजिकल वर्क्स और एक्टिविटीज, जो आपके पास रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है कितना, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, मतलब 30 से 40 मिनट पर मिनट वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो कि इनहेलेशन में क्या था, 16 to 20 टाइम्स। अच्छा, देखना है आपने डायग्राम में कि, अच्छा अब डायग्राम में देखना है आपने कि इस चीज पे फोकस करना है। अब ये आपके पास लंग्स हैं, ये आपके पास लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। अब ये जो आपके पास ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये डायफ्राम है, ठीक है ना। अब क्या करता है कि आपके पास दूसरा क्या है कि ये जो है ना, ये आपके पास ये रिब मसल है, ठीक है। रिब्स हैं, तो क्या करता है कि इनहेलेशन के दौरान ये डायफ्राम क्या हो जाता है, आपके पास लोअर्ड हो जाता है, डाउनवर्ड मूव करता है, और जो रिब्स हैं वो ऊपर की जानिब उठ जाती हैं, ऊपर की तरफ। और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है कि ये जो है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं डायफ्राम, और जो रिब्स मसल है ये फिर क्या हो जाती है, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब लंग्स में हमने कहा था कि जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर होता है और जो राइट लंग है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। अब सपोज ये हमने कहा है कि इसके लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, और राइट लंग्स के कितने होते हैं, 3 लोब्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। अब ये देखें, ये 1 पोर्शन इसका, ये सेकंड पोर्शन, ये पहला लोब, ये दूसरा लोब, ये 3 लोब, मतलब ये सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब, और ये आपके पास है सुपीरियर, लेफ्ट लंग में सुपीरियर और इंफीरियर लोब, ठीक है। उम्मीद है बच्चों